हाय गाइस, तो कैसे हो सब लोग। तो गाइस आज की वीडियो हमारी रहने वाली इमिग्रेशन से रिलेटेड। अगर इमिग्रेशन से रिलेटेड तुम्हें कोई भी क्वेश्चंस आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे। अगर तुम एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो जो कनाडा आ रहा है या फिर आगे प्लान कर रहा है, तुमको आइडिया नहीं है कि क्या होता है इमिग्रेशन में, क्या प्रोसेस रहता है इमिग्रेशन में, क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए आपके पास, क्या वो पूछते हैं इमिग्रेशन में, तो उससे रिलेटेड जितने भी तुम्हारे क्वेरीज जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाएंगे। तो पूरी वीडियो देखना। मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि जब मैं आया कनाडा में तो मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या पूरा प्रोसेस रहा। चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, वीडियो को लाइक करना, और अगर कुछ और पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो या मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं जो भी तुम्हारा क्वेश्चन प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा अपनी साइड से। तो मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली टू एम्स्टर्डम, KLM फ़्लाइट थी मेरी, और एम्स्टर्डम से टोरंटो की फ़्लाइट थी, वो भी KLM की थी। तो इनडायरेक्ट फ़्लाइट थी मेरी, और एम्स्टर्डम में मेरा अराउंड 4 से 5 घंटे का ले ओवर था। तो मेरा यहाँ से इंडिया से तो आराम से मेरा इमिग्रेशन प्रोसेस हो गया था। मुझे 2 लगेज अलाउड थे, बड़े जो लगेज होते हैं हमारे, और उसके अलावा एक छोटा लगेज अलाउड था। तो लगेज वगेज का सब क्लियर हो जाता है, इजी प्रोसेस, कोई इतनी टेंशन नहीं होती, वो सबको पता ही होता है। वेट कितना कितना अलाउड किया जाता है फ्लाइट में वो सब आप चेक करके जाते हो, और उस हिसाब से आपका वेट वगैरह सब क्लियर हो जाता है। अगर आपका ओवर वेट होएगा तो आपको उसके लिए थोड़ा पे करना पड़ेगा। ओवर वेट अगर ना हो तो उसके लिए भी एक तरीका है, अपनी 2-3 जैकेट ऊपर चढ़ा लेना, या फिर 2-3 टी शर्ट हुडीज़ आपके पास हो तो वो ऊपर चढ़ा लेना, उसके ऊपर जैकेट वैकेट पहन लेना अगर आपको लग रहा है आपका ओवरवेट हो सकता है। तो ये एक तरीका आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि ओवरवेट आपका हो सकता है लगेज वगैरह। इसके अलावा आपका ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको जाना होता है आगे इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन के लिए काफ़ी लंबी लाइन होती है। मैं जिस टाइम गया था अराउंड रात के 1-1:30 बज रहे थे, तो मोस्टली इंटरनेशनल फ़्लाइट जो होंगी रात की होती हैं, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और कनाडा की फ़्लाइट के लिए वैसे ही बहुत भीड़ होती है, क्योंकि बिल्कुल आपने मेरी वीडियो देखी होगी इंडिया टू कनाडा वाली, तो उसमें देखना कि एयरपोर्ट पे कितनी भीड़ थी, बिल्कुल खड़े होने की भी जगह जगह नहीं थी दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो मैं जल्दी 3 घंटे पहले निकला था अपने घर से, और अपना पूरा प्रोसेस जल्दी जल्दी करना था मेरे को। तो मैंने सोचा जल्दी निकल जाऊँ, कहीं भीड़ ना हो, और वही हुआ। आगे जाके पता लगा कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और मैं फटाफट अंदर गया। अंदर जाके भी काफ़ी भीड़ मिली इमिग्रेशन के टाइम पे। इमिग्रेशन के टाइम पे काफ़ी लंबी लाइंस थी वहाँ पे, लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग बूथ थे, बहुत सारे अलग अलग काउंटर्स थे जहाँ पे इमिग्रेशन की चेकिंग हो रही थी। और आगे बहुत सारे काउंटर्स थे वहाँ पे, तो लाइन में लग के सब एक एक करके काउंटर में जा रहे थे। काफ़ी सारे लोग थे वहाँ, काफ़ी भीड़, लेकिन वहाँ पे नंबर आ गया था। थोड़ी देर ज़रूर वहाँ टाइम लगा, लेकिन आराम से नंबर आ गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। मैं जब काउंटर पे पहुँचा तो उन्होंने मेरा वीज़ा चेक किया, मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए थे उन्होंने। उसके अलावा मेरा कॉलेज की ऑफ़र लेटर उन्होंने मेरे से मांगा था कि आपका ऑफ़र लेटर चेक करवाओ। बस उसके अलावा और कोई ऐसा एज सच मेरे से डॉक्यूमेंट नहीं मांगा। उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हो, तो सिंपल अपना मैंने उनको आंसर दिया था कि मैं टोरंटो जा रहा हूँ, वहाँ पे कॉलेज सेनेका कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, तो पढ़ने के लिए एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो कुछ नहीं उन्होंने और पूछा मेरे से, ठीक है, उन्होंने मेरे को आगे क्लियर कर दिया। तो बस दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरा इंडिया में मेरा इमिग्रेशन का प्रोसेस इतना सही था। उसके अलावा आगे मेरा सिक्योरिटी चेक हुआ, जहाँ पे आपको सब अपना बैग वैग वगैरह चेकिंग वगैरह, जो हैंड बैग होता है, लगेज बैग होगा छोटा आपके साथ, वो सब वहाँ पे चेक होएगा इजीली, वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप अपना ड्यूटी फ्री स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे, थोड़ी देर घूमो फिरो आराम से, कोई टेंशन नहीं। यहाँ से आपकी फ़्लाइट चलेगी, वहाँ पे जाके आपको फिर बैठना होता है अपने अपने अलॉटेड जो भी आपको जगह दी जाएगी वहाँ पे, अपना गेट नंबर पे जाके पहले ही वहाँ जाके बैठ जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। फिर आपका फ़्लाइट का जब टाइम होगा तो आप चले जाओ वहाँ पे, वरना उसके अलावा ड्यूटी फ्री होता है वहाँ, शॉपिंग वगैरह करनी है वो कर सकते हो आप। ऊपर वहीं पर फर्स्ट फ्लोर पे आपका फूड कोर्ट भी है, कुछ खाना वाना है वहाँ खा सकते हो। उसके अलावा कुछ फ़्लाइट्स में आपके पास लॉन्च एक्सेस भी होता है, अगर आपके पास लॉन्च का एक्सेस है तो आप लॉन्च में भी जाके बैठ सकते हो। तो ये हमारा था पूरा प्रोसेस। दिल्ली से हमारा इतना ही प्रोसेस था, इसमें इसके अलावा और कुछ यहाँ पे नहीं होता। वो भी मेरे से 1-2 क्वेश्चन उन्होंने एक्स्ट्रा ही पूछ लिया, वरना मैंने जितनों से बात की उनसे किसी से कुछ नहीं पूछा था वहाँ पे। इसके बाद मेरा KLM में गया। KLM में मैं जब लैंड हुआ, मेरी अराउंड 8 घंटे की फ़्लाइट थी वहाँ से। उसके बाद KLM से मेरी फ़्लाइट थी। उसके बाद जब मैं एम्स्टर्डम में लैंड हुआ, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक हुआ था। उसके अलावा कुछ नहीं हुआ, जस्ट वहाँ पे सिक्योरिटी चेक हुआ था, कोई कुछ नहीं पूछा, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, बस जाके नॉर्मल जैसे ही फ़्लाइट लैंड हुई एक सिक्योरिटी चेक के थ्रू आप एयरपोर्ट में एंटर कर जाते हो। वहाँ पे फिर ले ओवर होगा आपका 4-5 घंटे का। उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट जब आपकी टेक ऑफ होगी, आप वहाँ जाके अपने गेट पे, लॉटेड गेट जो भी होगा, वहाँ जाके अपना बैठ सकते हो। लगेज वगैरह का भी कोई इशू नहीं होता, क्योंकि मेरी KLM ही दोनों फ़्लाइट थी, तो मेरे को लगेज निकालने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपकी फ़्लाइट कोई और है, जैसे कि पहली फ़्लाइट आपकी KLM है या एयर इंडिया है, और सेकंड फ़्लाइट आपकी एयर कनाडा है, या फिर कोई और फ़्लाइट है एयर फ्रांस है, तो फिर एक बार चेक कर लेना ज़रूर अपने फ़्लाइट की वेबसाइट वगैरह पे जाके कि क्या आपको लगेज
अगर आपकी इनडायरेक्ट फ्लाइट है तो आपको लेओवर वाली जगह पे लगेज निकालने की ज़रूरत है और दोबारा से लगेज को आगे सबमिट करवाना पड़ेगा या नहीं, तो ये ज़रूर एक बार कंफर्म कर लेना, वरना इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा लगेज को हैंडल। ज़रूर अपना लगेज का चेक करवा लेना एक बार। इसके बाद मैं वहाँ से, मेरी बोर्डिंग हो गई आराम से, कोई इशू नहीं आया। एम्स्टर्डम से बोर्डिंग हुई, उसके बाद 8 घंटे का मेरी फ़्लाइट थी टोरंटो की। टोरंटो में मैं लैंड हो गया। उसके बाद अराउंड यहाँ पे टाइम हो रहा था दोपहर के 3 बजे थे। टोरंटो में टाइम था दोपहर के 3 बजे, तो यहाँ मेरी फ़्लाइट लैंड हुई। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो आए थे हमारे साथ, जो भी थे पैसेंजर्स वगैरह, वो सब स्टूडेंट्स थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो पढ़ने आए थे। तो वो हमारी फ़्लाइट लैंड हुई वहाँ पे। उसके बाद एकदम से भीड़, बहुत सारे स्टूडेंट्स की भीड़ एकदम से निकली। सारे आगे अपना इमिग्रेशन का प्रोसेस है, अपना स्टडी परमिट, वर्क परमिट वगैरह सब कुछ लेना होता है, जो जो चीज़ें वहाँ पे चले गए। सबसे पहले एंटर करते ही वहाँ पे मेरे को याद है हमसे एक फॉर्म भरवाया गया था। वो फॉर्म पे हम अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह लिखनी थी। एक बेसिक डिटेल वगैरह लिखनी थी, उसके अंदर हमारा नाम, हमारा पासपोर्ट नंबर, वीज़ा आपका कब तक वैलिड है, और कॉलेज वगैरह की डिटेल भी कुछ कुछ लिखी हुई थी। ऐसे ही कोई बेसिक डिटेल्स थी, कुछ इतना कुछ करना नहीं था। वो फॉर्म आपका फिल होना चाहिए। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं, मेन जो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या कैरी करने हैं। तो मैंने क्या किया था डॉक्यूमेंट्स में, मैंने फ़ाइल बनाई थी डॉक्यूमेंट्स की। 2 फाइलें मेरे पास हैं, जो ये 2 फाइलें डॉक्यूमेंट्स की। एक में मैंने रखे थे अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कनाडा से लाने होते हैं, वो मैं बता दूंगा सारे कौन से डॉक्यूमेंट थे। और एक थे फ़ोटोकॉपी के। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपने, ये दोनों ही फाइल्स आपको अपने हैंड बैग में रखनी होती हैं। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाली फ़ाइल है वो आपकी बाहर नहीं निकलेगी, वो आपकी बैग में ही रहेगी। कहीं पर भी आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जाए तो आपको अपना फ़ोटोकॉपी वाली फ़ोल्डर से ही निकालना है। तो वही फ़ोल्डर आपको यूज़ करना है हर जगह, अपना ओरिजिनल वाला यूज़ मत करना जब तक कि आपसे इमिग्रेशन पे खुद वो जो बंदा सामने बैठा है वो पूछे कि अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाओ। जब तक आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है ओरिजिनल अपना, आपको अपनी फ़ोटोकॉपी वाले फ़ोल्डर को ही अपने पास रखना है हमेशा। तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आते हैं। मैं डॉक्यूमेंट बताता हूँ मैं क्या क्या लेके गया था अपना इंडिया से कनाडा के लिए। तो मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके गया था यहाँ से, अपनी 10th और 12th की मार्कशीट्स लेके गया था, जो होती हैं CBSE, मेरा CBSE बोर्ड था तो CBSE की बोर्ड की तरफ से 10th और 12th की मार्कशीट्स मिलती हैं। वो सब अपनी मार्कशीट तुम लेके जा सकते हो। देखो मार्कशीट ऐसे ग्रीन कलर की मार्कशीट होती है और एक येलो कलर की मार्कशीट होती है जो हमारी 10th की होती है। तो ये मार्कशीट था, CBSE के सर्टिफिकेट्स होते हैं जो है आपको मिले हुए हैं, वो सब ले जाओ। उसके अलावा अपना, मेरी IP यूनिवर्सिटी थी, आपका अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो तो अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते हैं। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री मिलती है, ऐसी होती है ब्लू कलर की। ये प्रोविजनल डिग्री थी मेरी, ये मेरे को मिली थी। उसके अलावा अपनी आपकी जो जो मार्कशीट्स हैं सब सेमेस्टर्स की, ये मेरी मार्कशीट थी, ये देख सकते हो। ये एक एक सेमेस्टर की मार्कशीट मैंने यहाँ इसके अंदर लगा रखी है। पूरे 6 सेमेस्टर थे मेरे, तो 6 के 6 सेमेस्टर की मार्कशीट इसके अंदर थी। और इसके अलावा ये कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है, इसके अंदर आपके देखो आराम से 6 के 6 आपके जो मेरे सेमेस्टर थे उनमें सबके मार्क्स टोटल करके लिखे हुए थे इसके अंदर। तो ये कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है और आपकी सेपरेट भी मार्कशीट होगी हर एक सेमेस्टर के जो आपके रिजल्ट होंगे उसकी। तो ये अपनी मार्कशीट्स ज़रूर रख लेना, ये इंपॉर्टेंट होती है, मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट था, ये रहा इस साइड। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मैंने अपने पास रखा था। मेरे को 2 डोजेस लगी थी वैक्सीनेशन की खाली। 3rd बूस्टर डोज जो इंडिया में चल रही थी वो मेरे को नहीं लगी थी। और अगर आपका भी ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको 2 वैक्सीनेशन लगी हुई है या फिर 1 वैक्सीन लगी हुई है, तो आपको वैक्सीन नहीं लगवानी है, क्योंकि अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं पूछ रहे। आप कहीं भी जाओ कोई भी कंट्री में, अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं पूछ रहे। कोई भी कंट्री का मेरे को नहीं पता, लेकिन कनाडा में वैक्सीनेशन का नहीं पूछ रहे। ना ही मेरे से इंडिया में पूछा था वैक्सीन आपकी है, आप वैक्सीनेटेड हो या नहीं, या ना ही मेरे से कनाडा में पूछा। तो वैक्सीन की कोई टेंशन मत लेना, लेकिन सर्टिफिकेट साथ में रख लेना कि आप वैक्सीनेटेड, जितनी भी आपको वैक्सीन लगी हुई है। चलो, तो इसके अलावा ये हमारे मेन डॉक्यूमेंट थे, जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे। इसके अलावा जो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट साइट पे होते हैं, जो हमारे पोर्टल होता है उसके ऊपर, तो हमें सारे डॉक्यूमेंट IRCC के पोर्टल से सारे डॉक्यूमेंट निकालने ही होते हैं। मैं आपको पता ही होगा, वो तो सबसे बेसिक है। उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट थे मैं बता देता हूँ। ये थी मेरी कन्फर्मेशन स्लिप फॉर IRCC, कन्फर्मेशन स्लिप फॉर IRCC थी मेरी। इसमें मेरा बायोमेट्रिक्स का सर्टिफिकेट जो हमारे पास हमें मिलता है, बायोमेट्रिक्स का सर्टिफिकेट आपको भी मिला होगा आपकी IRCC की वेबसाइट पे जब आप कराने जाते हो। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके बाद जब आपका वो PPR, जब आपका पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है, पासपोर्ट रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट हमारा चाहिए होता है हमें। और
इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट लेटर है वो है हमारा लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। इसको हम पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर भी कहते हैं। ये ऐसा दिखता है, देखो ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर। इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ भी होता है बड़ा बड़ा, दिख रहा हो तो यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा होता है लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, पहली ही लाइन में लिखा हुआ है लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और यही डॉक्यूमेंट मेरे से पूछा गया था वहाँ पे जब मैं एंटर हुआ था। मैंने आपको बताया मेरे से एक फॉर्म भरवाया गया था, वो मेरा फॉर्म मेरे पास था और उन्होंने बोला था अपना फॉर्म और अपना लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दोनों चीज़ें अपने हाथ में रखो फॉर इमिग्रेशन पर्पस। और अब तीसरी चीज़ थी हमारा पासपोर्ट, जो कि आपके हाथ में होना ही चाहिए। तो ये 3 चीज़ें मैं अपने हाथ में लेके अपने इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गया था। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये 3 चीज़ें आपको अपने पास रखनी है। वो फॉर्म जो होगा वो आपको वहीं से मिलेगा, वहाँ पे एयरपोर्ट पे आप जाओगे, वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा और वहाँ पे आपको फिल करना होगा। वो आपको फॉर्म कहीं घर से नहीं लेके आना या कोई प्रिंट आउट नहीं करवाना, वो आपको वहीं से भर के उसी टाइम सबमिट करना होता है। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट थे। इसके अलावा मेरा ई मेडिकल था। ई मेडिकल जो आपको करवाया होगा आपने मेडिकल, अपनी रिसीट्स रख लेना, अपनी ट्यूशन फीस, कॉलेज की ट्यूशन फीस की रिसीट्स, कॉलेज का ऑफर लेटर, अपना जीआईसी सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी चाहे आपको इमिग्रेशन में ना पूछे, लेकिन कनाडा जाके आपको अकाउंट वगैरह खुलवाने पड़ेंगे जब, तो जीआईसी सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जीआईसी सर्टिफिकेट हमारा, कॉलेज का ऑफर लेटर हो गया। उसके अलावा ट्यूशन फीस पेमेंट की रिसीट हमारी, हमने कब कब कौन सी ट्यूशन फ़ी पे करी है, अपनी सारी ये रिसीट्स हैं। अपना आइल्स का स्कोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइल्स का स्कोर अपना ज़रूर रख लेना। एक पासपोर्ट की मैंने अपनी कॉपी रख ली थी, फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी अपने पास रख ली थी। उसके अलावा अपने कुछ बेसिक आपने जो अपने फादर के डॉक्यूमेंट डाले, अगर आपने ITR लगाई थी, इनकम टैक्स रिटर्न लगी होती है, तो रख लेना, कोई नुकसान नहीं है रखने में। बाई चांस कुछ पूछ लिया जाए तो कोई आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए, अगर बाई चांस इमिग्रेशन ऑफिसर को कोई डाउट हो या उसने कुछ पूछ लिया तो। मैंने ITR का एक फ्रंट पेज खाली रख लिया था। अपना एक वीज़ा जो मेरा लगा था उसकी मैंने एक कलर्ड कॉपी निकाल के रख ली थी, कोई प्रॉब्लम हो अगर तो। उसके अलावा बस यही डॉक्यूमेंट थे जो मैंने मेन रखा था। ये सारे मेरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल थी और ये जाएगी मेरे बैग में, और ये फ़ाइल बिल्कुल भी नहीं निकली थी जब तक मैं अपने घर पे नहीं पहुंच गया था। ये फ़ाइल मैंने बिल्कुल भी नहीं निकाली थी, मैंने यूज़ करी थी अपनी ये ब्लैक फ़ाइल। इसके अंदर की सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी थी और इसके अंदर सबसे आगे मेरा डॉक्यूमेंट जो रखा गया था वो था मेरा लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। ये डॉक्यूमेंट सबसे आगे मैंने रखा था क्योंकि ये वाले डॉक्यूमेंट्स मेजरली मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक अपना पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो होता है वो भी अपने पास रखना, आपसे ये इंडिया में पूछा जा सकता है। मेरा फ्रेंड था एक, उससे पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर पूछा गया था अपना, जो आपको IRCC के पोर्टल से मिलता है। तो ये पासपोर्ट रिक्वेस्ट आपसे पूछा जाएगा मेरे ख्याल से इंडिया वाले एयरपोर्ट पे, और जो आपका लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन पोर्ट ऑफ एंट्री का डॉक्यूमेंट है वो आपसे पूछा जाएगा कनाडा आके। तो ये डॉक्यूमेंट अपने संभाल के रखना अपने साथ। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने अब आपको बता दिया, ऐसे फाइल बना लेना अपनी एक, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है और डॉक्यूमेंट की। ये अपने फाइल बना ली, तो ये हमारा फाइल का प्रोसेस हो गया। अब अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ या मेरे से क्या पूछा गया। तो मैं वहाँ पे अंदर गया, मेरे पास 3 चीज़ें थी। मेरा पासपोर्ट था मेरे हाथ में जब मैं लाइन में लगा हुआ था अपने इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाने के लिए। मेरे पास पासपोर्ट अपना, और जो फॉर्म जो मैंने वहाँ पे भरा था उस टाइम पे, और तीसरी चीज़ थी मेरा लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। ये तीनों चीज़ें लेके मैं अपना ऑफिसर के पास गया। अपना पासपोर्ट उसको दिखाया, उसने लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन चेक किया और मेरा फॉर्म चेक किया, उसके ऊपर कुछ साइन वाइन करके उसके ऊपर एक नंबर लिख के मुझे उसने वापस दे दिया। मेरा पासपोर्ट जो था, पासपोर्ट पे उसने स्टैंप लगा दिया यहाँ पे अराइवल का, और बस, बिल्कुल बस, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं पूछा उसने, एक क्वेश्चन भी नहीं मेरे से पूछा। कोई ये नहीं कि मैं स्पेशल था, मेरे से नहीं पूछा। मेरे आगे जितने लोग थे, मेरे पीछे जितने लोग थे, वहाँ अराउंड 60-70 लोग होंगे, किसी से भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन ऑफिसर ने कुछ नहीं पूछा। इतना लोग इमिग्रेशन का वो टेंशन लेके चलते हैं, मैं खुद टेंशन में था कि यार इमिग्रेशन ऑफिसर पता नहीं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ना मांग ले जो मैं लेके नहीं आया घर से, या फिर कुछ ऐसा ना पूछ ले जो आता नहीं मेरे को, या मुझे याद नहीं, मुझे अपना कॉलेज का कोर्स याद होना चाहिए, उसका एड्रेस याद होना चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए, मैं कहाँ रहूँगा ये याद होना चाहिए। लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर ने कुछ भी नहीं पूछा मेरे से। अब मुझे नहीं पता ये क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा वो क्या दिन था क्या नहीं था, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर थी, जिस दिन मैं लैंड हुआ उस दिन 22 दिसंबर था, और 23 दिसंबर को कनाडा में स्नो स्टॉर्म आने वाला था। तो हो सकता है, शायद, मैं गारंटी नहीं दे रहा, शायद उस दिन अगले दिन स्टॉर्म आना था, तो इसीलिए उसको फटाफट प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए उस दिन ऐसा हुआ हो।
लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में कि उस दिन इमिग्रेशन में किसी से कुछ नहीं क्यों नहीं पूछा। सबको फटाफट उन्होंने निपटा दिया अपना, सबको वहाँ से अपना पासपोर्ट पे स्टैंप लगाया और उसके आगे हमें वहाँ पे आके वेटिंग एरिया होता है, वहाँ पे वेट करना होता है अपने स्टडी परमिट का। जब आपका पासपोर्ट पे एक बार स्टैंप लग जाएगा वहाँ आप बैठ जाओगे आगे जाके, वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ वेटिंग एरिया होता है, वहाँ बैठोगे और एक ऑफिसर्स वहाँ पे आते रहते हैं आपके स्टडी परमिट लेके। वहाँ पे वो आपका नाम अनाउंस करेंगे आपके स्टडी परमिट के साथ, आपका नाम अनाउंस होएगा और आपको फिर अपना स्टडी परमिट वहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे भी दो चीज़ें होंगी, अगर आपके कोर्स जो आपने चूज़ किया, आपका कॉलेज में जो कोर्स है, अगर उसके अंदर कोऑप का ऑप्शन है, अगर आपके कोर्स में कोऑप का ऑप्शन है, अगर है या नहीं आपको नहीं पता कैसे देखना है, तो अपने ऑफर लेटर जो कॉलेज की तरफ से मिला था उसके ऊपर एक कोऑप लिखा होगा, तो कोऑप वहाँ पे येस या नो लिखा होगा। अगर आपके कॉलेज में कोऑप है तो आपको यहाँ पे 2 परमिट्स मिलेंगे, एक होगा हमारा कोऑप का वर्क परमिट और दूसरा होगा हमारा स्टडी परमिट। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, अगर आपका भी कोर्स में कोऑप का ऑप्शन है तो आपको 2 परमिट लेके जाने हैं एयरपोर्ट से, 1 परमिट लेके वहाँ से भाग मत जाना, दोनों परमिट आपको मिलेंगे वहाँ पे। मेरे को भी 2 परमिट मिले थे, एक था मेरा कोऑप का क्योंकि मेरे कोर्स में कोऑप का ऑप्शन था, तो मेरे पास कोऑप का वर्क परमिट था जिसमें मेरे को अलाउड था यहाँ पे कोऑप के लिए वर्क करना, दूसरा था मेरा स्टडी परमिट। तो जैसे ही वो आया दोनों मेरे डॉक्यूमेंट साथ में ही आए थे, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं दोनों डॉक्यूमेंट लेके फिर आगे अपना निकल गया। तो ये ही मेरा पूरा प्रोसेस रहा है इंडिया से लेके कनाडा तक का, पूरे अपने घर तक पहुंचने तक का। कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कहीं कुछ नहीं आया, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट का इतना वो नहीं है कि डॉक्यूमेंट लेने हैं वो करना है। आपने देखा ही मेरे इमिग्रेशन कैसे निकल गया, बिल्कुल मक्खन, अपना आराम से चिल मारो, कोई टेंशन नहीं है और वापस किसी को नहीं भेजते। अगर आपको इंग्लिश तक नहीं आती, वहाँ ऐसे भी बच्चे थे जिनको इंग्लिश तक नहीं बोली जा रही थी उनसे ढंग से, येस नो के अलावा उन्हें कुछ नहीं बोलना आता था, वो भी आराम से अपना आगे चले गए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। डिपोर्ट विपोर्ट ये सब बकवास है, डिपोर्ट कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता। कोई साल में कोई एक आधा बच्चा ऐसा निकलता है जो बिल्कुल ही कुछ उसने हरकत कर दी हो ऐसी उल्टी फुल्टी, तो वो डिपोर्ट होता है, वरना ऐसे डिपोर्ट का कुछ नहीं होता। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अपनी इमिग्रेशन की। टेंशन लेनी है तो अपने आगे जाके कनाडा में क्या सेटल होना है, कैसे सब कुछ करना है, उसकी टेंशन लो, अपना पढ़ाई की टेंशन लो, इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा इमिग्रेशन का प्रोसेस अपना इंडिया से यहाँ आने तक का किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से सब कुछ हो जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो, ये हमारा इमिग्रेशन का पूरा प्रोसेस रहा। इसमें अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ ऐड हो सकता है, अगर किसी को और कोई इन्फॉर्मेशन पता है जो किसी के काम आ सकती है, तो ज़रूर कमेंट में लिख देना, किसी की हेल्प हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। तो यही थी वीडियो को लाइक कर देना, कुछ ऐड करना हो या फिर कुछ मेरे को बताना हो तो कमेंट में लिख देना, कुछ पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम है इधर, इस पर DM कर देना मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कुछ है जिस पे तुम्हें वीडियो चाहिए या कोई प्रॉब्लम तुम्हें समझ नहीं आ रहा कुछ, तो मुझे बताओ, वो मैं उस पर ऊपर वीडियो बना दूंगा। इस टाइम मेरा कॉलेज चल रहा है, मेरे बारे में कुछ जानना है, मेरे कॉलेज के बारे में क्या मेरा कोर्स है उस पर बता दो, उस पर बता दूंगा। वैसे मैं बता ही देता हूँ, मेरा सेनेका कॉलेज है और मार्केटिंग मैनेजमेंट का मैं कोर्स कर रहा हूँ यहाँ पे। जनवरी इनटेक के लिए मैं आया हूँ, सितंबर तक मेरा कोर्स चलेगा, 8 महीने का कोर्स है। उसके बाद मैं 1+1 का कोर्स कर रहा हूँ, एक कोर्स और करूँगा उसके बाद, तो बीच में 4 महीने का गैप है, तब मेरा कोऑप है मेरे पास। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस है फ़िलहाल तक का। तो जैसे जैसे और मेरे साथ कुछ मुझे पता लगेगा, कुछ नया या कुछ हेल्पफुल तुम सबके लिए, तो मैं शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।